Hey guys, I welcome you all on my channel Mac and Unsolved Mystery। और आज हम थ्योरी ऑफ मशीन्स के चैप्टर गियर्स में गियर्स की टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। गियर की टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि गियर में यूज होने वाली शब्दावली। टर्मिनोलॉजी का मतलब है शब्दावली, ठीक है। तो कौन कौन से शब्द गियर्स में यूज होते हैं उन सभी को हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि गियर्स क्या होते हैं और उसके कितने प्रकार हो सकते हैं। तो सारे गियर्स की मैंने आपको पिक्स भी उस वीडियो में शो की थी। अब इस चैप्टर में हम गियर्स टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे, एक एक करके सभी टर्म्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई थ्योरी एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सारे टर्म्स में से 5 या 6 टर्म्स क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो आप उन टर्म्स को ये डायग्राम की सहायता से लिख सकते हैं। तो ये जो डायग्राम है, ये गियर का मैंने 2 दांते काट के अलग निकाल लिए हैं। जैसे आप देखिए, ये गियर है, इसके 2 दांते, मान लीजिए इसको मैंने अलग से काट के निकाल लिया हिस्सा। तो ये कटा हुआ हिस्सा जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब इस हिस्से में बहुत सारे शब्द जो प्रयोग हो रहे हैं उन सब को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला शब्द है पिच सर्कल। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गियर में यदि हम एक इमेजिनरी सर्कल, एक ऐसा सर्कल जो वास्तव में ना हो लेकिन हम माने तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी। तो एक ऐसा इमेजिनरी सर्कल अज्यूम करें जो गियर के मध्य से, दांतों के मध्य से कहीं से पास हो रहा हो, ठीक है। जैसे एक गियर के दांतों के बीचों बीच से मैं एक सर्कल में अज्यूम करूं, तो जब 2 गियर्स, इस गियर के साथ एक और कोई दूसरा गियर कांटेक्ट में आएगा तो उसका भी एक ऐसा सर्कल होगा, ठीक है। वो हमको ऐसे प्रतीत हो कि वो एक दूसरे के ऊपर रोल कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं। तो उस सर्कल को बोलते हैं पिच सर्कल। इसको देखिए, इस डायग्राम से समझिए। मान लीजिए ये जो गियर्स था, इसके बीचों बीच मैंने एक बेलनाकार इमेजिनरी सरफेस देखा, बेलनाकार। तो देखिए ये वाला सरफेस, तो उस गियर के बीचों बीच मैंने एक ही सतह देखी जो बेलनाकार है। तो ये जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल को बोलेंगे हम पिच सर्कल। इसी प्रकार उस गियर से दूसरा गियर कांटेक्ट में होगा, उसका भी एक सर्कल होगा, वो भी कहलाएगा उस गियर का पिच सर्कल। और ये जो पिच सर्कल है, ये साइड से देखने में पिच सर्कल है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये सतह है, ये पूरी सतह है। तो इसको बोलते हैं पिच सरफेस। तो पिच सर्कल क्या है? ऐसे सर्कल जो इमेजिनरी है, जो वास्तव में नहीं है, लेकिन हम गियर्स में ऐसे 2 सर्कल देखें कि हमको लगे कि जब 2 गियर्स आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो सर्कल आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर रोल करेंगे, ठीक है। और ये 2 सर्कल जिस बिंदु पे टच करते हैं उसको बोलते हैं पिच पॉइंट। तो पिच सर्कल क्या है? इमेजिनरी सर्कल है। कहाँ पे? गियर्स में। जो क्या देखेगा हमको कि वो रोल हो रहा है, दोनों सर्कल्स एक दूसरे के ऊपर रोल कर रहे हैं, ठीक है। और वही मोशन करेंगे जैसा गियर मोशन कर रहा है। नेक्स्ट है पिच सर्कल डायमीटर। ये जो पिच सर्कल होगा, जो गियर के दांतों के बीचों बीच एक सर्कल हमको दिखेगा, उस सर्कल का व्यास वो कहलाता है पिच सर्कल डायमीटर या पिच डायमीटर। उसको हम कैपिटल डी से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है पिच पॉइंट। पिच पॉइंट क्या है? जहां पे 2 गियर्स मैश कर रहे हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में है। मैश, मैश मतलब कांटेक्ट में आना, MESH, मैश, ठीक है। जहां पे 2 गियर्स मैश कर रहे हैं तो उन गियर्स के पिच सर्कल जिस बिंदु पे टच करेंगे उस बिंदु को बोलते हैं पिच पॉइंट। जैसे मान लीजिए 2 गियर्स के पिच सरफेस है, ये पहले गियर का पिच सर्कल ये रहा, दूसरे गियर का पिच सर्कल ये, तो दोनों जिस बिंदु पे टच कर रहे हैं उस बिंदु को बोलते हैं पिच पॉइंट। फिर है पिच सरफेस। पिच सरफेस मैंने आपको बताया कि जो सर्कल पास हो रहा है उसकी जो सतह होगी, ठीक है, एक इमेजिनरी सतह होगी जो गियर के दांतों के बीचों बीच से बनेगी। तो ऐसी ये जो सतह है, इस सतह को क्या बोलेंगे? पिच सतह। अब लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ गियर्स देखे थे। तो यदि हेलिकल गियर है या स्पाइरल गियर है तो ये जो पिच सतह है ये अक्ष के पैरेलल दिशा में होगी, ठीक है। देखिए उससे इंक्लाइन नहीं है। लेकिन जो हमारे बेवल गियर्स थे उसमें पिच सतह कैसी थी? इंक्लाइन थी, कुछ तिरछी थी ये पिच सतह। तो वो जो एंगल था अक्ष के साथ, वो कौन सा एंगल था? पिच एंगल। ये हमने देखा था। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है प्रेशर एंगल। तो ये प्रेशर एंगल को आप अभी स्किप करिए। इसको समझने के लिए हमें 2 टर्म्स और देखने होंगे जो हम आगे देखेंगे। तो प्रेशर एंगल अभी स्किप करते हैं। फिर हम देखते हैं ये 4 टर्म्स: अडेंडम, डिडेंडम,
अडेंडम सर्कल एंड डिडेंडम सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आते ही हैं। तो सबसे पहले हम देखें अडेंडम सर्कल क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए ये जो गियर है इसका पिच सर्कल आपने बनाया बीचों बीच में, तो इसका पिच सर्कल का केंद्र ये रहा। ठीक है, उसका सर केंद्र बिंदु सेंटर। अब आप इस केंद्र से ही एक और सर्कल बनाएं जो गियर के दांतों के एकदम ऊपर से पास हो रहा हो, उसके एकदम ऊपर से यदि पास हो रहा हो तो उस सर्कल को बोलते हैं अडेंडम सर्कल। ठीक है, जैसे आप ये वाला डायग्राम देखें, यहाँ पे गियर का केंद्र यहाँ कहीं है, मान लीजिए नीचे, तो एक सर्कल जो बीचों बीच से पास हुआ, ये कौन सा सर्कल है? पिच सर्कल। ठीक है, दूसरा गियर इसके कांटेक्ट में आएगा, उसका पिच सर्कल कहाँ होगा? उसका पिच सर्कल यहाँ होगा, दोनों एक बिंदु पे यहाँ पे टच करेंगे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पिच पॉइंट। तो पिच सर्कल आपने देखा, दोनों गियर्स के पिच सर्कल एक दूसरे को पॉइंट पे टच करेंगे और वो पॉइंट क्या कहलाता है? पिच पॉइंट। गलत हो गया यहाँ, तो ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? पिच पॉइंट, जहां पे दोनों पिच सर्कल टच करेंगे। अब इसी पिच सर्कल के केंद्र से, यही केंद्र रखते हुए आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यदि जो गियर के दांतों के एकदम ऊपरी सतह से पास हो। तो ये सर्कल जो ऊपरी सतह से पास होगा, ये सर्कल कहलाता है अडेंडम सर्कल। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं अडेंडम सर्कल की क्या है। इट इज द सर्कल ड्रॉन थ्रू द टॉप ऑफ द टीथ, एक ऐसा सर्कल जो टीथ दांते के ऊपर से बनाया गया हो, एंड कॉन्सेंट्रिक विद द पिच सर्कल, और जिसका केंद्र कहाँ पे हो? पिच सर्कल के केंद्र पे। इसी प्रकार दूसरा सर्कल होता है डिडेंडम सर्कल। डिडेंडम सर्कल क्या है? एक ऐसा सर्कल जो दांते के एकदम तले से, बॉटम से पास हो, वो सर्कल कहलाता है डिडेंडम सर्कल। देखते हैं कैसे। देखिए ये दांते हैं, दो आपको दांते दिख रहे हैं, ये इनका तला कहाँ पे है? तल कहाँ इनका? एकदम बेस या रूट भी बोलते हैं। तो ये दांतों का तल है यहाँ पे। तो ये जो सर्कल सबसे नीचे सर्कल यदि आप बनाएंगे पिच सर्कल के केंद्र को रखते हुए, तो ये जो सर्कल है इस सर्कल को क्या बोलेंगे? डिडेंडम सर्कल, या इसको रूट सर्कल या बेस सर्कल ये भी बोला जाता है। तो डिडेंडम सर्कल कौन सा होगा? सबसे छोटा सर्कल होगा। वो कहाँ से बनेगा? दांतों के एकदम तल से। अडेंडम सर्कल कौन सा होगा? जो एकदम ऊपर से बनेगा। पिच सर्कल क्या होगा? जो बीच से बनेगा, जहां पे दो सर्कल्स ऐसे हमको देखेंगे जो एक दूसरे पर रोल करेंगे, वो सर्कल कहलाता है पिच सर्कल। अब हम बात करते हैं अडेंडम। ये जो अडेंडम सर्कल है और ये पिच सर्कल है, आपको दिख रहा है अडेंडम सर्कल बड़ा है, पिच सर्कल छोटा है। तो इन दोनों के बीच में त्रिज्या में जो दूरी है वो कहलाती है अडेंडम। मान लीजिए अडेंडम सर्कल का व्यास है 12 mm और पिच सर्कल का व्यास है 10 mm। त्रिज्या है 12 mm और पिच सर्कल की त्रिज्या है 10 mm। तो दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया? 2 mm। तो अडेंडम कितना हो जाएगा? 2 mm। तो अडेंडम क्या है? अडेंडम सर्कल और पिच सर्कल दोनों के बीच में त्रिज्या में दूरी। तो आपको यहाँ डायग्राम में दिख भी रहा है ये, और ये दूरी जो है ये क्या है? अडेंडम। इसी प्रकार पिच सर्कल और डिडेंडम सर्कल, उनके बीच की त्रिज्या में दूरी, ये है पिच सर्कल, ये नीचे वाला अडेंडम सर्कल। डिडेंडम सर्कल छोटा है, तो पिच सर्कल और डिडेंडम सर्कल इनके बीच की जो दूरी है इसको बोलते हैं डिडेंडम। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिडेंडम। अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच क्या होता है कि जब आप दो गियर के दो दांतों के एक जैसे दो बिंदु लीजिए, कहाँ पे? पिच सर्कल पे। पिच सर्कल कहाँ है? ये बीचों बीच से पास हो रहा है, ये है पिच सर्कल। ठीक है, अब इस सर्कल पे गियर के दो दांतों के एक जैसे बिंदु लीजिए। मान लीजिए एक बिंदु आपने ये यहाँ पे ले लिया, दूसरा बिंदु आपने यहाँ पे ले लिया। तो ये जो इनके बीच की पिच सर्कल पे दूरी है, ये दूरी कहलाती है सर्कुलर पिच। दोबारा से सुन लीजिए, पिच सर्कल पे, तो ये पिच सर्कल है, इस पिच सर्कल पे दो दांतों एक जैसे बिंदुओं की दूरी, तो दो बिंदु कोई से भी ले सकते हैं आप। मान लीजिए ये वाला बिंदु आपने लिया, तो दूसरे दांत पे ऐसा बिंदु कहाँ है? ये है। तो इनके बीच की ये जो दूरी है इसको बोलेंगे हम सर्कुलर पिच। निकालते कैसे है सर्कुलर पिच? मान लीजिए किसी गियर का पिच सर्कल का व्यास, डायमीटर है d और उसमें दांतों की संख्या है t। तो सर्कुलर पिच हो जाएगा पाई d अपॉन t। सर्कुलर पिच का फॉर्मूला क्या है? पाई d। d क्या है? पिच सर्कल का व्यास, और t क्या है? दांतों की संख्या। कैसे आया ये फॉर्मूला? देखिए पिच सर्कल जो है उसका व्यास कितना है? d। तो उसकी पूरी परिधि, एक सर्कल है, पूरी परिधि कितनी देगी? पाई d। इस पाई डी को आपने कितने संख्याओं में बांट दिया? टी संख्याओं में, जितने दांत हैं उतनी संख्या में। तो एक संख्या की लंबाई कितनी देगी? पाई डी अपॉन टी। तो वही क्या होगी? उसकी सर्कुलर पिच।
सर्कुलर पिच क्या है? पिच सर्कल में दो दांतों के एक जैसे बिंदुओं की दूरी, वो कहलाती है सर्कुलर पिच। दर्शाते किससे है? पी सी से। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी, जब भी दो गियर एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे तो उनके लिए कंडीशन है कि उन दोनों की सर्कुलर पिच सेम होनी चाहिए। तो सर्कुलर पिच का फॉर्मूला क्या है? पाई डी अपॉन टी। तो पहले की सर्कुलर पिच हो जाएगी पाई डी वन अपॉन टी वन, और दूसरी की जाएगी पाई डी टू अपॉन टी टू। ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? सेम। पाई पाई कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? डी वन अपॉन डी टू इज इक्वल्स टू टी वन अपॉन टी टू, या फिर डी वन अपॉन टी वन इज इक्वल्स टू डी टू अपॉन टी टू। ये आपको ध्यान में रखना है, डी वन अपॉन टी वन बराबर होता है डी टू अपॉन टी टू के। नेक्स्ट आती है डायमेट्रल पिच। अब जैसे सर्कुलर पिच क्या थी? पाई डी अपॉन टी। एक और पिच बना दी गई, एक और नाम दे दिया गया, जो दांतों की संख्या है टी, दांतों की संख्या गियर में कितनी है? टी, और जो उसका पिच सर्कल का व्यास है डी, ये एमएम में नापेंगे। इन दोनों के अनुपात को, दांतों की संख्या और पिच सर्कल के व्यास को, इनके अनुपात को बोलते हैं डायमेट्रल पिच। ठीक है, तो डायमेट्रल पिच क्या है? टी अपॉन डी। एक और नया टर्म है मॉड्यूल। मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। मॉड्यूल क्या होता है? जो पिच सर्कल का व्यास है डी, पिच सर्कल का व्यास है डी, और जो दांतों की संख्या है टी, इन दोनों का अनुपात, इसको बोलते हैं मॉड्यूल। अब आप ध्यान से देखिए, डायमेट्रल पिच में क्या था? टी अपॉन डी था, और मॉड्यूल में क्या है? डी अपॉन टी। तो एक दूसरे के उल्टे हैं ये। डायमेट्रल पिच में टी अपॉन डी है, मॉड्यूल में क्या है? डी अपॉन टी है। फिर यही कंडीशन होती है कि जब भी दो गियर्स एक दूसरे से मैच करेंगे तो उनका मॉड्यूल सेम होना चाहिए, मतलब डी अपॉन टी, डी वन अपॉन टी वन बराबर होना चाहिए डी टू अपॉन टी टू के। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, सर्कुलर पिच से भी हमको पता चल गया कि डी वन अपॉन टी वन क्या होना चाहिए? डी टू अपॉन टी टू। डी अपॉन टी क्या है? ये मॉड्यूल, तो एम वन बराबर क्या होगा? एम टू, दोनों के लिए सेम होगा। अब कुछ स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स कितने होते हैं? जनरली 1 mm, 1.25 mm, 2 mm, 3 mm। तो स्टैंडर्ड मॉड्यूल को नापते हैं एमएम में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म है क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या है? देखिए कि मान लीजिए दो गियर्स आपस में कांटेक्ट में है। ठीक है, तो गियर्स, ये जो पहला गियर है, इसके दांते की गहराई कितनी? यहां से यहां तक, जहां पे उसका तल है। अब दूसरा गियर जो इनके बीच में आएगा, दूसरे गियर का दांता, मान लीजिए वो पूरी गहराई तक नहीं जाता है, थोड़ी गहराई यहाँ पे रह जाती है। तो ये जहां तक दूसरे गियर का दांता आया और पहले गियर का जहां पे तल था, इन दोनों के बीच में जो जगह बचती है उसको बोलते हैं क्लियरेंस। ठीक है, तो क्लियरेंस क्या है? जो दोनों गियर्स एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, कांटेक्ट में है, तो एक गियर के तले का और दूसरे गियर के सिरे का, दोनों के बीच में जो दूरी है उसको बोलते हैं क्लियरेंस। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ क्या होता है? कि दांते की कुल गहराई। अब कुल गहराई कैसे देखेंगे आप दांते की? देखिए, ये जो एक गियर है, इसका दांता दिख रहा है आपको, तो गियर का शीर्ष कहाँ है? यहाँ, और गियर का तल कहाँ है? यहाँ। तो ये जो इनकी रेडियल गहराई है ये पूरी, तो ये कहलाती है उसकी टोटल गहराई, टोटल डेप्थ। तो आप डायग्राम से देख सकते हैं, अडेंडम सर्कल और डिडेंडम सर्कल, दोनों के बीच की जो दूरी है ये कहलाएगी टोटल गहराई। तो टोटल गहराई किसके बराबर हो जाएगी? इतना है अडेंडम और इतना है डिडेंडम, तो अडेंडम प्लस डिडेंडम। टोटल गहराई किसके बराबर हो जाएगी? अटेंडम प्लस डिडेंडम। और जो वर्किंग गहराई है, वर्किंग गहराई मतलब कितनी डेप्थ तक दूसरा गियर आ रहा है, तो वो कहाँ तक होगी? यहाँ तक। एक ये जो सर्कल पास हो रहा है इसको बोलते हैं क्लियरेंस सर्कल, जहाँ तक दूसरे गियर का सिरा अंदर आएगा। तो ये वाली गहराई कौन सी गहराई कहलाएगी? ये कहलाएगी वर्किंग डेप्थ। टोटल डेप्थ कहाँ? एकदम तल तक, लेकिन गियर, दूसरा गियर कहाँ तक आएगा? केवल वर्किंग डेप्थ तक। ठीक है, कई बार दोनों सेम भी हो सकते हैं यदि क्लियरेंस बिल्कुल नहीं है तो वर्किंग डेप्थ आपने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट है टूथ थिकनेस, टूथ की मोटाई। अब ये क्या होता है? देखिए, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो दांता है ये ऊपर इसकी मोटाई कम है, यहाँ पे नीचे इसकी मोटाई ज्यादा है। तो हम मोटाई नापने के लिए जो पिच सर्कल पे जो टूथ की मोटाई होगी, ये पिच सर्कल है बीचों बीच में, यहाँ पे टूथ की जो मोटाई है ये, इस मोटाई को बोलते हैं टूथ थिकनेस। इसको भी क्या बोलेंगे? टूथ थिकनेस। तो टूथ थिकनेस क्या है? पिच सर्कल पे जो दांते की मोटाई है उसको बोलते हैं टूथ थिकनेस। एक और टर्म है टूथ स्पेस। दो दांतों के बीच में जो जगह है पिच सर्कल पे, जैसे यहाँ पे कितनी जगह है? ये जगह है इनके बीच में इतनी है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? टूथ स्पेस। स्पेस मतलब जगह।
तो दो दांतों के बीच में जो जगह है उसको बोलते हैं टूथ स्पेस। तो टूथ स्पेस क्या है, जो दो दांतें हैं उनके बीच में जो पिच सर्कल पे जो दूरी है, जगह है, उसको बोलते हैं टूथ स्पेस। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं बैकलेस। मान लीजिए जब दो गियर्स आपस में कांटेक्ट में है और एक गियर दूसरे गियर्स के बीच में आएगा दांतों के, तो यदि दांतों की जो मोटाई है, थिकनेस है, ठीक है, ये दांता है, ये दो दांते, ठीक है, ये आया ऐसे कांटेक्ट में, तो यहाँ पे ये जो टूथ स्पेस है और दांते की जो मोटाई है, यदि वो दोनों में अंतर है, जगह ज्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है, तो उसको बोलते हैं बैकलैश। तो बैकलैश क्या है, दो दांतों के बीच में जगह ज्यादा है और दूसरा गियर जो आया है उसकी चौड़ाई कम है, तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप रह जाएगा, उसको बोलते हैं बैकलैश। तो आदर्श कंडीशन क्या है कि बैकलैश नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बैकलैश दिया जाता है, क्यों, ताकि जैमिंग ना हो। जैमिंग क्यों हो सकती है, मान लीजिए टूथ एकदम सही नहीं बने, थोड़ा कम ज़्यादा चौड़ा हो गया, या फिर थर्मल एक्सपांशन, गर्मी के कारण फैलता है, तो फैलने के कारण उसमें जैमिंग हो सकती है, इसलिए थोड़ा बैकलैश दिया जाता है। नेक्स्ट टर्म है फेस ऑफ टूथ एंड फ्लैंक ऑफ टूथ। इसको आप देखिए डायग्राम से, ये जो दांते हैं, इसका ये वाला सिरा, पिच सर्कल जो है, ये पिच सर्कल है, तो इसके यहाँ साइड से जो ऊपर वाला सिरा है इसको बोलते हैं फेस, और पिच सर्कल के जो नीचे वाला सिरा है, ये जो प्रोफाइल का, इसको बोलते हैं फ्लैंक। तो ये जो कर्व्ड हिस्सा है इसको पूरे को बोलते हैं प्रोफाइल। ये क्या है, टूथ की प्रोफाइल, मतलब टूथ की आकार किस तरीके का, ये जो कर्व है, ठीक है, ये साइक्लॉइडल हो सकता है या इन्वॉल्यूट, दो प्रकार की प्रोफाइल हम पढ़ेंगे आगे, एक साइक्लॉइडल और एक इन्वॉल्यूट। तो ये जो प्रोफाइल है ये दो हिस्सों में बनी है, ऊपर वाला हिस्सा पिच सर्कल के ये कहलाता है फेस, और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है फ्लैंक। और ये जो इनके ऊपर का हिस्सा है गियर्स के, ये वाला, इसको बोलते हैं टॉप लैंड। ठीक है, तो तीन चीज हमने देखी, फेस, फेस क्या है, पिच सर्कल के ऊपर वाला ये वाला हिस्सा प्रोफाइल का, फ्लैंक क्या है, पिच सर्कल के नीचे वाला हिस्सा प्रोफाइल का, टॉप लैंड क्या है, गियर के ऊपर का हिस्सा। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं, देखो तो हमने फेस देख लिया, फेस क्या होता है, सरफेस ऑफ गियर टूथ अबव द पिच सरफेस, पिच सरफेस के ऊपर जो गियर का सरफेस है वो है। फ्लैंक क्या है, पिच सरफेस के नीचे का जो गियर का सतह है वो है फ्लैंक। टॉप लैंड क्या है, गियर के टॉप का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं टॉप लैंड। अब फेस विड्थ, फेस की चौड़ाई, तो आपको पता है फेस कहाँ है, ये फेस है, तो इस फेस की ये जो चौड़ाई है इसको बोलते हैं फेस विड्थ। जैसे यहाँ पे देखिए दिख रहा है, ये क्या है, फेस विड्थ, फेस विड्थ, फेस विड्थ क्या, फेस की जो चौड़ाई है, या टॉप लैंड की चौड़ाई भी हम बोल सकते हैं। तो फेस विड्थ क्या है, इट इज द विड्थ ऑफ द गियर टूथ मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सिस। ये क्यों लिखा है, गियर की लंबाई या गियर की विड्थ जो अक्ष के पैरेलल दिशा में नापी जाए। फेस विड्थ को कैसे परिभाषित किया है, जो गियर की टूथ है उसकी विड्थ अक्ष किस दिशा में होगी, इस दिशा में अक्ष होगी, इसी के पैरेलल दिशा में जब आप इसकी चौड़ाई नापेंगे गियर के दांते की, तो इसी को बोल रहे हैं हम फेस विड्थ। तो आप कैसे भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है वो है प्रोफाइल। तो प्रोफाइल मैंने आपको बताया, फेस और फ्लैंक, ये जैसे मान लीजिए गियर है, ये वाला जो हिस्सा है गियर का कर्व्ड हिस्सा, इसको बोलते हैं प्रोफाइल। ये दो से मिलकर बना है, फेस और नीचे फ्लैंक। फिलेट रेडियस, फिलेट रेडियस क्या होता है कि जो प्रोफाइल बनी है, जैसे मान लीजिए ये गियर का तल है, एक गियर है, ठीक है, इसका ये तल है, ये कौन सा सर्कल है, बेस सर्कल या रूट सर्कल, तो ये जो प्रोफाइल है इसका ये जो रेडियस होगा इसको बोलते हैं फिलेट रेडियस। ये प्रोफाइल की जो रेडियस है उसको बोलते हैं फिलेट रेडियस। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, चारों देखिए जितने भी टर्म सब बचे हुए हैं, ये पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ अप्रोच एंड आर्क ऑफ रेसेस, ये सारे टर्म्स एक दूसरे से संबंधित हैं। ये पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कब आता है, जब एक दो गियर्स एक दूसरे के मैश में हों। देखिए आप इस डायग्राम में देखिए, दो गियर्स एक दूसरे से मैश में हैं। पहले गियर का दांता ये रहा, दूसरे गियर का दांता ये रहा। तो ये गियर्स का दांता, मान लीजिए दो दांते एक दूसरे से कांटेक्ट में, ये और ये आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है, एक समय में दो या एक से ज्यादा दांते कांटेक्ट में हो सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं ये वाले, इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे एक दूसरे को छू रहा है, ये पॉइंट है, ये क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ है, जहां दो दांते एक दूसरे को टच करते हैं, जब वो कांटेक्ट में रहते हैं, छूते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, हमेशा तो रहेगा नहीं, जब ये दांते एक दूसरे के पास आए होंगे तब कांटेक्ट हुआ होगा, फिर कुछ समय तक ये कांटेक्ट में रहेंगे,
फिर कुछ समय बाद क्या होगा, कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, दांतें अलग अलग हो जाएंगे, है ना, फिर नए दांतें कॉन्टैक्ट में जाएंगे। तो ये कॉन्टैक्ट एक स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं एंगेजमेंट, और फिर एक बार होता है डिसएंगेजमेंट, जब कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है। तो कॉन्टैक्ट में जब आते हैं उसको क्या बोलेंगे, दांतें एंगेज हो गए, ठीक है, और जब अलग अलग हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, डिसएंगेज हो गए। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये एंगेज होता है, कुछ समय तक रहेंगे दोनों कांटेक्ट पे दांतें, फिर वो कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, दांतें अलग अलग हो जाएंगे, फिर नए दांतें कांटेक्ट में जाएंगे गियर्स के। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यदि आप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक लाइन बनाए, ये लाइन दोनों दांतों की जो प्रोफाइल है उससे 90 डिग्री पे हो, ठीक है, क्या बोला मैंने कि यदि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ पे दोनों दांत एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक ऐसी लाइन बनाएं जो इन दांतों की प्रोफाइल, ये जो प्रोफाइल है इसके 90 डिग्री पे हो। तो इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल, नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो नॉर्मल लाइन क्या है, एक ऐसी लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनाई गई है, किस तरीके से बनाई गई है कि वो दोनों दांतों के 90 डिग्री पे हो, परपेंडिकुलर हो। ये लाइन जब आप बनाएंगे तो एक चीज हमेशा होती है कि ये लाइन हमेशा पिच पॉइंट से पास होगी। कहाँ से पास होगी, पिच पॉइंट से। पिच पॉइंट क्या होता है, जहां पे दोनों दांतों के पिच सर्कल कांटेक्ट करते हैं। अब देखिए पिच सर्कल यहाँ दिखाया गया है, पहले दांत गियर का पिच सर्कल ये रहा, दूसरे गियर का पिच सर्कल ये रहा, जो बीचों बीच से सर्कल बनता है। इनका पिच पॉइंट कहाँ, ये पिच पॉइंट, तो ये लाइन देखिए हमेशा पिच पॉइंट से पास होगी, कहीं पे भी कांटेक्ट में हो। यदि आप उसमें नॉर्मल लाइन बनाएंगे उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो वो हमेशा कहाँ से जाएगी, पिच पॉइंट से। तो ये पिच, ये इनके पिच सर्कल हैं दोनों के, और ये नॉर्मल बना दिया हमने जो पिच पॉइंट से पास हो रही है। और भी यहाँ पे आपको कुछ सर्कल्स दिख रहे हैं, कौन कौन से सर्कल हैं, ये वाला सर्कल कौन सा है, डिडेंडम सर्कल, किस गियर के लिए, इसके लिए। ये वाला सर्कल कौन सा है, अडेंडम सर्कल, किसके लिए, इसके लिए। और कौन से सर्कल हैं, ये वाला सर्कल है, ये कौन सा सर्कल है, अडेंडम सर्कल, किसके लिए, इसके लिए। ये वाला कौन सा सर्कल है, डिडेंडम सर्कल, ये भी किसके लिए, इसी गियर के लिए। तो चारों सर्कल हम देख लिए, टोटल 6 सर्कल हैं, 2 अडेंडम सर्कल, 2 डिडेंडम सर्कल, 2 पिच सर्कल, ठीक है, एक एक गियर के लिए एक एक है। तो 3 सर्कल इसके लिए हैं, 3 सर्कल इसके लिए, टोटल 6 सर्कल्स आपको दिख रहे हैं। अब ये जो नॉर्मल लाइन आपने बनाई, ठीक है, अब आप एक और लाइन बनाइए जो दोनों पिच सर्कल को छूते हुए गुजरे, उसको काटे ना। तो कैसी बनेगी वो लाइन, इस तरीके से, पिच पॉइंट पे, पिच पॉइंट पे आपको बनाना है। पिच पॉइंट कहाँ है, जहाँ दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो एक लाइन आपने बनाई, ये लाइन कहलाएगी हमारी टेंजेंट। टेंजेंट मतलब जो स्पर्श कर के गुजरे, TANGENT, टेंजेंट, ठीक है। तो ये लाइन क्या है, इन दोनों पिच सर्कल्स को पिच पॉइंट पे छू के गुजर गई। तो ये जो टेंजेंट है और ये जो नॉर्मल लाइन आपने बनाई, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये एंगल, इस एंगल को बोलते हैं प्रेशर एंगल। इसको दर्शाते किससे, फाई से। तो अब आपको प्रेशर एंगल समझ में आया। प्रेशर एंगल क्या है, जो नॉर्मल लाइन बनाई है, नॉर्मल लाइन कहाँ पे बनाई है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। वो नॉर्मल लाइन कहाँ से पास होगी, पिच पॉइंट से। तो ये नॉर्मल लाइन है, और एक टेंजेंट, टेंजेंट कहाँ पे बनाई, पिच पॉइंट पे। ऐसी लाइन जो दोनों को छू के गुजरे, तो उनके बीच का जो एंगल कहलाता है वो कहलाता है प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल देखिए कई हो सकते हैं, जनरली जो यूज करते हैं गियर्स में, कांस्टेंट जो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के लिए, इन्वॉल्यूट यदि आकार है गियर का, तो उसके लिए 14.5 डिग्री या 20 डिग्री प्रेशर एंगल रखा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे थे पाथ ऑफ कांटेक्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया ये 2 गियर्स, एक समय कांटेक्ट इनका चालू होगा और एक समय ये दोनों कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। तो देखिए इनका कांटेक्ट कब चालू होगा, जब ये जो नॉर्मल लाइन है ये इस गियर के अडेंडम सर्कल को यहाँ काट रही है, यहाँ इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चालू होगा। कहाँ पे चालू होगा, ये नॉर्मल लाइन इसके अडेंडम सर्कल, जो बाहरी सर्कल है, यहाँ पे इस पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चालू होगा। खत्म कहाँ पे होगा, जहाँ यही नॉर्मल दूसरे गियर के अडेंडम सर्कल को काट रही है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ चालू होगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तब कांटेक्ट चालू होगा। और जब यहाँ पे आ जाएंगे दोनों का कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ एंगेजमेंट चालू होगा, यहाँ डिसएंगेज, यहाँ से भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा दिशा क्या है। तो यहाँ कांटेक्ट चालू होगा तो खत्म कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे रहेंगे, जो अडेंडम सर्कल है, ये अडेंडम सर्कल है और ये नॉर्मल है, ये अडेंडम सर्कल है, ये नॉर्मल है, इन दोनों जहाँ पे कट रहे हैं ये, इनके बीच में कांटेक्ट रहेगा, यहाँ से यहाँ तक कांटेक्ट रहेगा, फिर कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये जो
पाथ है, यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चल के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ से कांटेक्ट चालू हुआ, पॉइंट आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, कांटेक्ट बढ़ता गया, यहाँ पे आ गया वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको बोलते हैं पाथ ऑफ कांटेक्ट, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रास्ता। और इस पाथ ऑफ कांटेक्ट की जो लंबाई है, कहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये जो इसकी लंबाई है कॉमन नॉर्मल पे, कहाँ पे नाप रहे हैं, नॉर्मल पे, कॉमन नॉर्मल जो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वो जो लंबाई है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। अब आप यदि पिच सर्कल पे कोई के भी, चाहे इसका पिच सर्कल ले लीजिए चाहे इसका पिच सर्कल ले लीजिए, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए इस पिच सर्कल पे, ठीक है, तो जब यहाँ पे इन दोनों गेस के बीच में कांटेक्ट स्टार्ट हुआ, फिर जब वो कांटेक्ट खत्म हो तो ये पॉइंट भी चल के कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो वो जो पॉइंट पिच सर्कल पे जितनी लंबाई चलेगा उसको बोलते हैं आर्क ऑफ कांटेक्ट। आर्क क्या होता है, ऐसा कर्व। तो यदि आप कांटेक्ट को इस आर्क में नाप रहे हैं कि जब कांटेक्ट चालू हुआ तो यहाँ का बिंदु कहाँ से कहाँ आ गया, तो वो जो लंबाई है उसको बोलते हैं आर्क ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो पाथ ऑफ कांटेक्ट किस में नापते हैं, कॉमन नॉर्मल पे। पाथ ऑफ कांटेक्ट हम किस पे नापते हैं, कॉमन नॉर्मल पे। कहाँ से कहाँ तक, जब एंगेजमेंट चालू हुआ था, जब एंगेजमेंट खत्म होता, उस लंबाई को बोलते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। और आर्क ऑफ कांटेक्ट किस में नापते हैं, पिच सर्कल पे। पिच सर्कल पे जब एंगेजमेंट स्टार्ट हुआ था, एक बिंदु इस एंगेजमेंट से स्टार्ट होने तक और एंगेजमेंट के खत्म होने तक वो कहां से कहां गया, उसकी लंबाई को बोलते हैं आर्क ऑफ कांटेक्ट। अब ये पाथ ऑफ कांटेक्ट और आर्क ऑफ कांटेक्ट ये दो हिस्सों से बन के मिले हैं। देखिए, दो हिस्सों से मिलकर बने हैं। पहला, जब एंगेजमेंट, मान लीजिए ये आप कॉमन नॉर्मल देख रहे हैं, तो एंगेजमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे, जहाँ पे एडेंडम सर्कल और इसने एक दूसरे को काटा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ तक आएगा, पहले पिच पॉइंट तक आया यहाँ पे, फिर पिच पॉइंट से ये आगे बढ़ा जहाँ पे फिर ये इसने एडेंडम सर्कल को काटा। तो ये पहले एंगेजमेंट से कहाँ तक आया, पिच पॉइंट से, फिर पिच पॉइंट से कहाँ गया, डिसएंगेजमेंट तक। तो ये दो हिस्सों में बना है। पहले पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट से कहाँ तक आया, पिच पॉइंट तक, इसको बोलते हैं अप्रोच। तो यदि आप कॉमन नॉर्मल पे नाप रहे हैं तो पाथ ऑफ अप्रोच, और सर्कुलर पिच पे नाप रहे हैं तो आर्क ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो अप्रोच कहाँ से कहाँ तक होता है, एंगेजमेंट से पिच पॉइंट तक। और यदि पिच पॉइंट से डिसएंगेजमेंट तक जाएंगे, यहाँ पिच पॉइंट से डिसएंगेजमेंट तक, तो वो क्या कहलाएगा, पाथ ऑफ रेसेस, RECESS। रेसेस मतलब अलग होना, ठीक है, ब्रेक हो जाना। तो दो हिस्सों में मिलके बना है ये लेंथ। क्या है, पहला है पाथ ऑफ अप्रोच, दूसरा है पाथ ऑफ रेसेस। तो ये पाथ ऑफ अप्रोच हो गया, ये हो गया पाथ ऑफ रेसेस। तो दोनों मिलके क्या बनेगा, पाथ ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, आप समझ में आया, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। तो पाथ ऑफ कांटेक्ट की परिभाषा क्या है, इट इज द पाथ ट्रेस बाय अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू टीथ फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ एंगेजमेंट। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कौन सा रास्ता चला एंगेजमेंट के स्टार्ट होने से एंगेजमेंट के अंत तक। तो हमने देखा वो कहाँ से, कॉमन नॉर्मल में एंगेज से लेके अंत तक गया है ना, कॉमन नॉर्मल में एंगेजमेंट से लेके अंत तक। तो ये इसका रास्ता क्या कहलाता है, पाथ ऑफ कांटेक्ट। और इसकी लंबाई क्या कहलाएगी, वो लंबाई कहलाएगी लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट हम किस पे नापते हैं, जो कॉमन नॉर्मल है उस पे, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ पे दोनों अडेंडम सर्कल उसको काट रहे हैं, है ना। कॉमन नॉर्मल कहाँ थी, ये कॉमन नॉर्मल है, एक अडेंडम सर्कल ये काट रहा है, दूसरा अडेंडम सर्कल ये काट रहा है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये है इसकी लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। आर्क ऑफ कांटेक्ट क्या था, जो हम सर्कुलर पिच पे यदि नापें, पॉइंट ट्रेस बाय अ पॉइंट ऑन पिच सर्कल, पिच सर्कल पे नापे, सर्कुलर पिच बोल दिया मैंने, पिच सर्कल पे नापे, कहाँ से कहाँ तक, बिगिनिंग से एंड तक एंगेजमेंट के, तो उसको बोलते हैं आर्क ऑफ कांटेक्ट। दो हिस्सों में मिल के बनते हैं ये क्या, किससे, पाथ ऑफ अप्रोच और पाथ ऑफ रेसेस। अप्रोच कहाँ से, एंगेजमेंट से पिच पॉइंट तक, और रेसेस कहाँ से, पिच पॉइंट से एंगेजमेंट के खत्म होने तक। अब एक रिलेशन है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, वो जो कॉमन नॉर्मल की लंबाई है और जो पिच सर्कल में लंबाई है, उन दोनों बीच में एक रिलेशन है। आर्क ऑफ कांटेक्ट की लंबाई, जो पिच सर्कल में आप आर्क नापेंगे उसकी लंबाई पाथ ऑफ कांटेक्ट जो कॉमन नॉर्मल पे नापेंगे और cos फाई इसका बराबर होता है। आर्क ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, पाथ ऑफ कांटेक्ट अपॉन cos फाई। फाई क्या है, प्रेशर एंगल। तो ये टर्म्स हमने देखे सारे। तो ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्स में आ सकते हैं। और इसी से हमको फिर आगे हम डिराइव करेंगे लेंथ कितनी होती है पाथ ऑफ कांटेक्ट की, आर्क कितना होता है, वो डिराइव करना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैक एंड अनसॉल्व मिस्ट्री। हैव अ गुड डे।